वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12th पेपर बी एंड पेपर बी के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन या फिर यहाँ से आपका 2 मार्क जो क्वेश्चन आएंगे उनका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। सो जितने भी पूछे जाएंगे एंड या फिर आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं सो यहाँ पे हम कवर करेंगे। ऑलरेडी आपने सेशन 1 अटेंड किया होगा। सेशन 1 में मैंने क्या किया है, आपका ए पेपर जो है यानी कि आपके पहले 5 चैप्टर उनको कवर किया हुआ है। आप जाइए उसको देखिए, आप उसको देख सकते हो। आप 1.75x या फिर 2x पे भी देख सकते हो। क्लियर, अगर आपकी अच्छी प्रेपरेशन है। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। डरिए नहीं, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। जितना भी आपने पढ़ा है ट्रस्ट दैट वन, जो भी आपने पढ़ा है डेरिवेशन या फिर थ्योरी व्यूरी जितना भी पढ़ा है, अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं तो अभी के टाइम मत उनको छेड़िएगा। खाली थ्योरी और डेरिवेशन वाले पार्ट को क्या कीजिएगा, उसको अटेंड कीजिएगा। एंड जिन्होंने न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं वो उसका रिवीजन कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो सीरीज़ हैं, ये जो 2 वीडियोस हैं, ये आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेंगे एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। एंड साथ ही हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। नाउ अब अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट है, पूरा फिजिक्स मैंने आपका कराया हुआ है। ये वाली प्ले लिस्ट में जाइएगा, ये जो प्ले लिस्ट है आपकी यहाँ पे जाइएगा, आपको मिलेगा। एंड जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स लगाने हैं या फिर अभी कुछ न्यूमेरिकल्स में डाउट है, सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने पूरे लास्ट 12 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स कराए हैं। इस वाली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिलेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद यूर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, which of the following statement is not true about the secondary wavelet proposed by Huygens? So Huygens थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है एंड Huygens थ्योरी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं एंड आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी यहाँ से फ्रेम हो सकता है फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। एंड मैंने जनरली जो पार्ट 4 है आपके ऑप्टिक्स का वो नहीं कराया है। अगर आप करना चाहते हो आप कहीं से भी कर सकते हो, बस उसमें आपका टेलीस्कोप रह गया था एंड आपका माइक्रोस्कोप। क्लियर, सो आप कहीं से भी कर सकते हो। बट अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, इन 2 को छोड़ा है, आप इसको स्किप कर सकते हो। नाउ हाइगन ने क्या बोला था बेसिकली, क्लियर, अगर मैं हाइगन की बात करूं, हाइगन ने बेसिकली जो हाइगनस थ्योरी है हमारे पास, क्लियर, हाइगनस वेव थ्योरी किसके रिलेटेड है, वेव के रिलेटेड। एंड बेसिकली हाइगन ने कौन सी वेव कंसिडर की थी, हाइगन ने लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिडर की थी। क्लियर, अच्छा, पहला ही पॉइंट इसने क्या बोला था, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, इट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। क्लियर, यानी कि पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास एक प्राइमरी वेव फ्रंट होता है। क्लियर, यानी कि ये मेरे पास क्या है, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। क्लियर, अच्छा, फिर उसने बोला था जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है इट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। क्लियर, अच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिकली सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी वेवलेट्स, कुछ इस प्रकार से। क्लियर, सो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे हमारे पास, सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे हमारे पास, अगर आपको याद होगा। सो यहाँ से हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे। ये क्या मैंने बनाए, दीज आर सेकेंडरी वेवलेट। क्लियर, वेवलेट। क्लियर, सो जो प्राइमरी वेव फ्रंट हमारे पास होता है इट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इनके लिए। क्लियर, सो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट। क्लियर, फिर इसने क्या बोला था, इसने बोला था जो सेकेंडरी वेवलेट होते हैं अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, सो अगर आप इनको टेंजेंट ड्रा करोगे इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, होगा क्या, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हमारे पास हैं जब भी इनके ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करोगे वहाँ से आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बन के आएगा। सो अलग अलग कलर्स में मैंने आपको दिखाया है, प्राइमरी वेव फ्रंट, देन सेकेंडरी वेवलेट एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर, सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। सेकेंडरी वेवलेट एमर्ज फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट। क्लियर, सो देखिए बिल्कुल जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं इमर्ज फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। सो जितने भी प्राइमरी वेव फ्रंट वाले पॉइंट है मैंने आपको दिखाए, यहाँ से हमारे सेकेंडरी वेवलेट निकलते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एज दैट ऑफ प्राइमरी वेवलेट। बोला था मैंने जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, एक तो हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू, दूसरी हमारे पास वेलोसिटी जो होती है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स की, जो सेकेंडरी वेवलेट होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पूरा मैंने पढ़ा है। देन
लास्ट, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सेकेंडरी वेवलेट्स आर प्लेन वेव्स, ये बिल्कुल भी कहीं पे भी इसने मेंशन नहीं किया था। जो 3 पहले पोस्टुलेट हैं ये इसने मेंशन किए थे एंड अच्छे से मैंने आपको दिखाए। सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहा था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी पॉइंट ऑन एनी वेव फ्रंट मे बी रिगार्डेड एज, क्लियर, सो पॉइंट ऑन एनी वेव फ्रंट, यानी कि जो हमारे पास वेव फ्रंट हमारे पास है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है यहाँ पे वेव फ्रंट, क्लियर, वेव फ्रंट मेरे पास, इसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, क्लियर, कोई भी पॉइंट ले रहे हो, सो ये जो पॉइंट हमारा बन रहा है ये क्या बन रहा है, ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, क्लियर, ये क्या बन रहा है हमारे पास, या फिर फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, सो न्यू सोर्स ऑफ वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से इनको करिएगा। क्लियर, होप आपने पूरा पढ़ा हुआ होगा एंड आपका यहाँ से अच्छे से रिवीजन होगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर, क्लियर, सो एंगल ऑफ डिविएशन आपको बोल रहा है हमारे पास विबगायर होता है VIBGYOR, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है एंगल ऑफ डिविएशन। एंड आपको याद होगा मैंने आपको बोला था, क्लियर, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी दिखाया था उस साइड, उसमें भी मैंने बोला था इस साइड हमारे पास क्या होती है, इस साइड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, इस साइड हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होती है एंड इस साइड हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है। सेम जो वेवगायर हमारे पास होता है इसके लिए भी एप्लीकेबल हमारे पास होता है क्योंकि रेड कलर जो हमारे पास होता है इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होती है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की अगर मैं बात करूं, क्लियर, म्यू इस साइड ज़्यादा होता है, क्लियर, इस साइड म्यू ज़्यादा होता है एंड जो डिविएशन हमारा है वो भी इस साइड ज़्यादा होता है, यानी कि जितना आप रेड से वॉयलेट की तरफ बढ़ोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा एंड जो डिविएशन है वो भी बढ़ेगा। देयरफॉर जो एंगल ऑफ डिविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर, सो किस कलर के लिए है, वॉयलेट कलर के लिए। नेक्स्ट, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, क्लियर, सो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट किस फिनोमेना ने बेसिकली शो किया था, सो इट वाज आपका पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन ने क्या किया था, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो किया था। पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाइगन्स प्रिंसिपल कैन नॉट एक्सप्लेन या फिर इट कुड नॉट एक्सप्लेन, सो हाइगन ने बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं किया था, सो इट वाज बेसिकली ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया था एंड साथ ही में पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गई उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्लियर, क्योंकि इसने बेसिकली एज्यूम किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव को। रिफ्रैक्शन इसने एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, क्लियर, एंड साथ ही में इंटरफेरेंस भी इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, बट ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर आपका कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, रामन इफेक्ट हो गया, पूरा मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट शोन बाय साउंड वेव्स, साउंड वेव्स कौन सी फिनोमेना शो नहीं करते हैं, ये भी अच्छे से बताया है आपको। अगर मैं लाइट वेव्स की बात करूं, लाइट वेव्स हमारे पास क्या शो करती है, लाइट वेव्स इंटरफेरेंस को शो करती है, अच्छा, देन कोहेरेंस को शो करती हैं, देन डिफ्रैक्शन को शो करती हैं, डिफ्रैक्शन, देन लाइट वेव्स जो हमारी पास हैं वो पोलराइजेशन को शो करती हैं, क्लियर, लाइट वेव्स। अच्छा, देन अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं, साउंड वेव्स में आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, कोहेरेंस भी दिखेगा, डिफ्रैक्शन भी दिखेगा, बट पोलराइजेशन आपको नहीं दिखेगा, किन में, साउंड वेव्स में, अच्छे से देखिएगा, क्लियर। अच्छा, साउंड वेव्स की बात हो रही है यहाँ पे, साउंड वेव्स की ही बात हो रही है, लाइट वेव्स की नहीं, साउंड वेव्स की। सो साउंड वेव्स की अगर मैं बात करूँ इनमें आपको पोलराइजेशन नहीं मिलेगा, ऐसे आपको याद करना है ये, एंड ये भी मैंने आपको दिखाया था, क्लियर। सो लाइट वेव्स जो इंटरफेरेंस है, कोहेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इन सभी फिनोमेना को शो करता है, बट साउंड वेव्स कहाँ पे डिफर करता है, साउंड वेव्स डजंट शो पोलराइजेशन। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज व्हेन ए वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक वेव हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तब कौन सी फिनोमेना चेंज नहीं होती है, बेसिकली रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, क्लियर, ये हमारा नॉर्मल,
यहाँ से हमारी लाइट वेव आई, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। ये इसकी ओरिजिनल पाथ थी, बट या तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन अ लाइट वेव या फिर वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? कौन सी फिनोमिना चेंज नहीं होती है? अच्छे से बताया है आपको। जो फ्रीक्वेंसी होता है आपका एंड साथ में फेज एंगल होता है आपका, ये चेंज नहीं होते हैं। बाकी वेलोसिटी हो गई, वेवलेंथ हो गई, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, इंटेंसिटी हो गई, ये सभी चेंज होते हैं। आई होप आपको चीज़ें याद होंगी एंड आपके क्वेश्चन यहाँ से बन रहे होंगे। अगर नहीं भी होंगे फिर भी आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी एंड फाई चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज, वेलोसिटी चेंज, एम्पलीट्यूड चेंजेस एंड साथ में जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सी डिफ्रैक्शन द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज। क्लियर? सो डिफ्रैक्शन अगर आपको देखना है, आपके पास जो थिकनेस ऑफ फिल्म है वो कितनी होनी चाहिए? क्लियर? वो कितनी होनी चाहिए? बेसिकली इट शुड बी ऑर्डर ऑफ लैम्बडा, यानी कि ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर? एंड बेसिकली जो वैल्यूज यहाँ पे इसने दिए हैं, इसने बेसिकली विजिबल लाइट का वैल्यू यहाँ पे दिया है। सो इट इज़ 10,000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इट शुड बी ऑर्डर ऑफ लैम्बडा। एंड कौन सा यहाँ पे विजिबल लाइट का आप कंसिडर करिएगा? दैट इज 10,000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, अगेन the size of an obstacle in order to observe diffraction of light must be of the order of wavelength. Clear? It must be of the order of wavelength. Next, when a ray of light is incident normally on a surface, then जब कोई भी रे किसी भी सरफेस पे क्या आती है? नॉर्मली आती है। देन होता क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। नो, इट पास अनडिवेटेड, देयरफॉर जो रे होगी ये अनडिवेटेड पास होगी। क्लियर? ये अनडिवेटेड पास होगी। नेक्स्ट, इन यंगर्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द फ्रिंज विड्थ। देखिए, फ्रिंज विड्थ के बारे में बात हो रही है। कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, कैन बी चेंज्ड ईदर बाय चेंजिंग द वेवलेंथ और बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स, इज a यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड hence cannot be changed। सो यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है। फ्रिंज विड्थ हमारे पास होता है लैम्बडा d/d। अगर आपको याद होगा, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, बट यहाँ से इसके ऊपर न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नाउ देखिए, अब ये बोल रहा है यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो एवरीबडी नोज। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, यहाँ से हमारे पास S1 एंड स्लिट S2 होते हैं, एंड यहाँ पे आगे हमारे पास एक स्क्रीन लगी हुई होती है, एंड स्क्रीन से स्लिट के बीच जो डिस्टेंस होती है इट इज़ कैपिटल D, एंड दो स्लिट के बीच जो डिस्टेंस होती है इट इज़ स्मॉल d। सो एंड वेवलेंथ यहाँ पे लाइट की हमारे पास। अच्छा, अब बोल रहा है ये कौन कौन सा चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो देखिए, लैम्बडा हम चेंज कर सकते हैं, कैपिटल D हम चेंज कर सकते हैं, स्मॉल d। क्लियर? सो देखिए, कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग वेवलेंथ, नहीं, क्योंकि हम d भी चेंज कर सकते हैं एंड स्मॉल d भी। देन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, यानी कि स्मॉल d। नो। अच्छा, क्योंकि ये बोल रहा है ओनली, ध्यान दीजिएगा, ये ओनली बोल रहा है। क्लियर? नाउ कैन बी चेंज्ड ईदर बाय चेंजिंग द वेवलेंथ और बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स। अच्छा, पहले ऑप्शन डी को चेक करते हैं। इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, इट्स रॉन्ग। देयरफॉर ऑप्शन सी दैट इज कैन बी चेंज्ड ईदर बाय चेंजिंग द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड ईदर बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स, यानी कि टू सोर्स हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो डी है इसको भी चेंज कर सकते हैं हम। क्लियर? सो ऑप्शन सी जो हमारा है दिस विल बी करेक्ट हियर। क्लियर? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, या फिर कैपिटल डी को भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कलर ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू टू, जो थिन फिल्म्स हमारे पास होती हैं उनका कलर किसके कारण आता है? क्लियर? जो थिन फिल्म्स हमारे पास होती है सो उनका कलर बेसिकली हमारे पास आता है ड्यू टू, पढ़ाया हुआ है, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद TIR? आपका TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल वगैरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बताया हुआ है अच्छे से। TIR कब ऑकर करेगा? ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड। सो TIR की यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दी गई हैं। क्लियर? TIR की एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दी गई है। सो एवरीबडी नोज TIR में हमारे पास क्या होता है? मिराज फॉर्मेशन होता है,
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसकी एप्लीकेशन होती है, डायमंड की चमक इसके कारण होती है। देन चौथा, ये तो हो गए तीन। फिर हमने देखा था रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो हमारे पास होती है, इसकी एप्लीकेशन इसके ऊपर है। पांचवा रेनबो जो हमारे पास होता है, इसमें भी TIR की फिनोमिना होती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज नॉट ए फिनोमिना ड्यू टू TIR। सो 1 2 3 यहाँ से 4 and 5 दीज आर दी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन TIR। नेक्स्ट, सन इज विजिबल। क्लियर, जो आपका सन होता है इट इज विजिबल बिफोर दिस एक्चुअल सनराइज एंड अनटिल अ लिटिल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। दिस इज ड्यू टू, किसके कारण हमारे पास होता है, इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं हमारे पास। डिस्पर्शन हो गया हमारे पास। डिस्पर्शन जो बेसिकली हमारे पास होता है, किधर गया ऊपर वाला क्वेश्चन, देखिए डिस्पर्शन जो हमारे पास होता है, डिस्पर्शन हमारे पास फिनोमेना किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, रिफ्रैक्शन के ऊपर। ये सन का विजिबल होना, ये अगेन किसके ऊपर होता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन के ऊपर। क्लियर, अच्छा देन साथ ही में अगर मैं बात करूं अदर फिनोमेना, क्लियर, रेनबो इज बेसिकली कंबाइंड इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड TIR का। क्लियर, इनका कंबाइंड इफेक्ट होता है। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी फिनोमेना, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना। देन किसी ऑब्जेक्ट को आप हेल्ड करो इमर्स्ड, वो आपको क्या लगता है, वो आपको इंक्लाइनेड लगता है या फिर टेढ़ा लगता है, अगेन किसकी एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन की। या फिर कोई चीज़ जो नीचे है वो आपको अपीयर हो रही है हाइयर, सो अगेन ये किसके कारण होता है, यानी कि ये रेज्ड अपीयर होता है जब आप यहाँ से देखते हो, अगेन दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सो ये सभी फिनोमेना, या फिर पूल ऑफ वाटर अपीयर्स डीप, पढ़ा होगा आपने, ये सभी फिनोमेना रिफ्रैक्शन के ओकर होती हैं, या फिर इनमें हमारे पास रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट, रेनबो इज अ फिनोमेना ड्यू टू, रेनबो अभी मैंने आपको बोला इट इज़ बेसिकली कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या फिर आपका TIR हो गया। क्लियर, सो कंबाइंड इफेक्ट इनका। नेक्स्ट, इन यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the distance between the slits and the screen is doubled, the separation between the slits is reduced to half, as a result the fringe width will be। पहले बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल्ड, यानी कि जो कैपिटल D हमारे पास होता है इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, इसको इसने क्या किया है, डबल्ड किया है। अच्छा, पहले हम लिखेंगे बीटा हमारे पास होता है लैम्बडा D/D। क्लियर, जो बीटा हमारे पास होता है इट इज़ लैम्बडा D/D। सो आई हैव टू कैलकुलेट बीटा डैश। सो इसने क्या किया है, अच्छा वेव लेंथ को सेम ही रखा है, बट जो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इसको डबल किया है, यानी कि इसको 2D बनाया है। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स यानी कि स्मॉल d, इसको रिड्यूस किया है टू हाफ, यानी कि इसको बनाया गया है D/2। ऐसे ही आप अपने एग्जाम में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको जो डेरिवेशन है फ्रिंज विड्थ के लिए नहीं करनी है, आपको खाली क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको सिंपल न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। क्लियर, नाउ अब बोलिए देयरफॉर जो नई फ्रिंज विड्थ होगी बीटा डैश, वो क्या निकल के आएगी, दिस विल बी लैम्बडा इंटू 2, जब ऊपर जाएगा सो 2 इंटू 2 क्या बनेगा, 4D। सो दिस विल बी 4 इंटू लैम्बडा D अपॉन में D आपका। क्लियर, सो 4 ऊपर मल्टीपल होगा, सो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे हमारी कौन सी आई, 4, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, यानी कि बिकम्स 4 टाइम्स। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे। नंबर 17, देखिए रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस आर। सो रे ऑप्टिक्स में हमेशा याद रखिएगा, रे ऑप्टिक्स हमारे पास कब एप्लीकेबल होता है या फिर वैलिड होता है, जब हमारे पास बेसिकली जो साइज ऑफ ओब्स्टैकल होता है, क्लियर, ओब्स्टैकल या फिर जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, इट इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ। क्लियर, मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द सेम ऑर्डर, नो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिली एम्पियर, मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर, मच लार्जर। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन, जो इंटरफेरेंस हमारे पास होती है इट इज़ पॉसिबल इन लाइट वेव्स ओनली, साउंड वेव्स ओनली, लाइट बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स, नीदर लाइट और साउंड वेव्स। सो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला जो इंटरफेरेंस हमारे पास है, इंटरफेरेंस आपको दोनों में मिलेगी, चाहे आपकी साउंड वेव हो या फिर लाइट वेव। क्लियर, खाली डिफरेंस कहाँ पे आता है लाइट एंड साउंड वेव्स में, इट ओनली ओकर्स इन पोलराइजेशन, खाली पोलराइजेशन में डिफरेंस आता है। क्लियर, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं वो शो करती हैं पोलराइजेशन को, बट साउंड वेव्स डोंट शो पोलराइजेशन। बट
इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें आपको लाइट वेव्स में मिलेगी एंड साउंड वेव्स दोनों में मिलेगी। विच फिनोमिना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव्स, देखिए कौन सी फिनोमिना कॉमन नहीं है साउंड एंड लाइट वेव्स में, इट इज पोलराइजेशन, बाकी सभी कॉमन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी इमिशन विल बी मैक्सिमम, आपको बोलना है एनर्जी इमिशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा। एंड आई होप आपने जो E1 हो गया हमारा, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया या फिर E5 हो गया हमारा, इनके जो एनर्जी वाले वैल्यूज़ हैं वो आपने याद किए होंगे। क्लियर, अगर मैं E1 की बात करूं वो कितना निकल के आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा E2 की अगर मैं बात करूं दैट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, क्योंकि जो आपका बोर्स मॉडल है वहाँ पे आपको ये चीज़ें भी आपको बोलते हैं एनर्जी डायग्राम बैंड या फिर एनर्जी डायग्राम को आप शो करिए, वहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ याद होने चाहिए। देन E3 की अगर मैं बात करूँ, E3 हमारे पास होता है -1.51। E4 की अगर मैं बात करूँ, E4 हमारे पास होता है -0.85। E5 की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ -0.54। यहाँ से आप इजीली अब क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। सो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ N2 to N1, एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना है। सो पहले ऑप्शन के लिए N2 to N1, सो इट विल बी E2 - E1। जब आप यहाँ से निकालोगे वो क्या निकल के आएगा, दैट विल बी -3.4 प्लस यहाँ पे हमारा, अच्छा माइनस यहाँ पे हमारा -13.6 यानी कि E2 - E1। सो जब आप यहाँ से इसको निकालोगे, सभी मैंने आपको दिखाए थे ये वैल्यूज़ भी, दिस विल कम आउट टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आप बाकी के लिए देखोगे ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन बी कहाँ से, N3 to N2 यानी कि E3 - E2 आपको निकालना है। E3 देखिए -1.51, यहाँ से वैल्यूज़ लीजिएगा, माइनस यहाँ पे आप करेंगे E2 आपका कितना -3.4। सो सभी में आपको दिख रहा है ना, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ से डिक्रीज होते जाएंगे। क्लियर, वैल्यूज़ यहाँ से डिक्रीज होते जाएंगे। एंड अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे दिस विल बी 1.89। जितने आप वैल्यूज़ निकालोगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू आपके पास है -13.6। क्लियर, सो यहाँ पे लार्जर डिफरेंस होकर करेगा। सो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे पास एनर्जी ट्रांजिशन होता है इट विल बी मैक्सिमम फॉर N2 to N1। क्लियर, नाउ 21st, the nuclear radius varies with the mass number as, बोलिए जो हमारे पास न्यूक्लियस रेडियस होता है वो किस इक्वेशन से यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड होता है। एंड एवरीबडी नोज जो R हमारे पास होता है इट इज़ R0 इंटू A⁻1/3। सो R इज़ प्रपोर्शनल टू A⁻1/3। सो ये हमारे पास रिलेशन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड R0 जो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास होता है, R0 यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। एंड A जो हमारे पास है दिस इज मैस नंबर हियर। क्लियर, A हमारे पास यहाँ पे मैस नंबर होता है। सो A⁻1/3। एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज, सो आपको बोलना है एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा कितनी एनर्जी होती है। एंड एनर्जी के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है E = hc/λ। नेक्स्ट, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज फाई, सो वर्क फंक्शन आपको दिया गया है फाई एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑन मेटल, देन देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बोलिए कब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। एंड हमने इक्वेशंस देखी थी, आइंस्टाइन की इक्वेशन, सभी इक्वेशंस हमने देखी थी एंड सभी को आप याद रखना। सो हमारे पास बेसिकली जो h होता था, क्लियर, किसके बराबर होता था, फाई प्लस KE या फिर Kmax हमारे पास। क्लियर, सो यहाँ से हमने देखा डिफरेंट कंडीशंस या फिर वैल्यूज़ या फिर रूल्स देखे। इसने न्यू को क्या दिया है, इसने न्यू को यहाँ पे एफ की फॉर्म में दिया है। क्लियर, सो यहाँ पे हमने देखा था अगर h हमारे पास होगा ग्रेटर देन f, सो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इमिट होता था इस कंडीशन में। क्लियर, अब अगर h = 5 होगा, सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ इमर्जन। सो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा एट द वर्ज या फिर एट द पॉइंट ऑफ इमर्शन, एट द वर्ज यानी कि बिल्कुल तैयार होगा निकलने के लिए, एट द वर्ज या फिर एट द पॉइंट ऑफ इमिशन होगा। क्लियर, बट हमने देखा था अब अगर h होगा लेस देन 5 यानी कि 5 होगा ग्रेटर देन h। क्लियर, 5 होगा ग्रेटर देन h। सो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इज नॉट इमिटेड, सो इलेक्ट्रॉन इज
नॉट इमिटेड, हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, यानी कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑकर। क्लियर, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑकर, यानी कि एच न्यू हमारे पास होना चाहिए लेस देन 5 या फिर 5 होना चाहिए ग्रेटर देन एच न्यू। सो 5 शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू। आपका किधर है, 5 शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू या फिर एच एफ आपका, तब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं देखा जाता है। क्लियर, सो 5 शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू, इसने अब ऐसे दिया है। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्लियर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इन सिक्स्थ n इक्वल 6 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। भूलिए हमारे पास क्या होता है, क्लियर, भूलिए हमारे पास क्या होता है। एंड ये चीज़ें भी हमने अच्छे से देखी थी जब हमने बोर्स मॉडल देखा था, बोर्स पॉस्टुलेट्स देखे थे। क्लियर, अच्छा, बोर ने क्या बोला था, जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है L इज इक्वल टू mvr, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 यानी कि n इंटू h/2। क्लियर, n इंटू h/2। अच्छे से हमने देखा था। सो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए, आप इजीली निकाल पाओगे किसी भी ऑर्बिट के लिए। क्लियर, सो n इक्वल 1 मतलब k, n इक्वल 2 मतलब l, सभी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। सो बस n का वैल्यू आपको पुट करना है। सो दिस विल बी 6h/2 यहाँ पे। क्लियर, सो हमारा 6h/2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। किधर गया, बिल्कुल 6h/2। नेक्स्ट इज 25th, द विजिबल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्लियर, लाइज इन ए सीरीज नैमड। क्लियर, सो विजिबल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है, हमने देखा था हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास लाइमन होता है। क्लियर, लाइमन, क्लियर, देन हमारे पास बामर होता है, देन हमारे पास पेस्टिन होता है, देन हमारे पास ब्रैकेट होता है, देन हमारे पास फंड होता है। क्लियर, देन हमारे पास फंड होता है। एंड बोलिए किस रीजन में कौन लाई करता है। क्लियर, सो लाइमन लाइज इन अल्ट्रावायलेट, अच्छा, बामर विजिबल में, बाकी किस में, बाकी हमारे पास इंफ्रारेड में। क्लियर, एंड यहाँ पे साथ ही में बोलिए N1 और N2 का वैल्यू, N1 और N2 का वैल्यू, इसके लिए 1 2 3 4 और 5। क्लियर, सो N2 के वैल्यूज क्या आ सकते हैं यहाँ पे लाइमन के लिए 2, 3, 4 सो ऑन। यहाँ पे क्या आ सकते हैं 3, 4 सो ऑन। यहाँ पे आ सकते हैं 4, 5 सो ऑन। यहाँ पे आ सकते हैं 5, 6 सो ऑन। यहाँ पे हमारे क्या आ सकते हैं 6, 7 सो ऑन। आई होप आपको सभी चीज़ें याद होंगी। क्लियर, सो किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, विजिबल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द सीरीज नैमड। क्लियर, सो विजिबल किस में लाई करता है, बामर में। क्लियर, आपका बामर हो गया। नेक्स्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the number of photo electrons emitted is proportional to, क्लियर, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। सो अच्छे से हमने देखा था जो लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, एक बार फिर देखिएगा। क्लियर, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्लियर, सो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हमारे पास होते थे वो बेसिकली होते थे प्रपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटल लाइट। क्लियर, प्रपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटल लाइट। एंड हमने बेसिकली देखा था जो फोटो करंट हमारे पास होगा, फोटो करंट, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि अगर फोटो करंट ज़्यादा, सो बेसिकली नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। एंड कुछ इस प्रकार से हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा था यहाँ पे। क्लियर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा था यहाँ पे करंट एंड इंटेंसिटी के वर्सेस यहाँ पे। नेक्स्ट, the ratio of radii of nuclei aluminium 2713 and tellurium 12552 is approximately, आपको रेशियो ऑफ न्यूक्लियर निकालना है यहाँ पे। क्लियर, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर आपको निकालना है। एंड एवरीबडी नोज हमारे पास जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴, इसी इक्वेशन का आप यूज़ करते हो। सो आपको रेशियो ऑफ अल्युमिनियम अपॉन रेशियो ऑफ टेलुरियम निकालना है, यानी कि R अल्युमिनियम अपॉन R टेलुरियम। R0 आपका क्या है, कांस्टेंट, A आपका मैच नंबर है। सो यहाँ पे गिवन है आपको। क्लियर, सो यहाँ पे गिवन है 27 एंड 125। सो अल्युमिनियम के लिए 27 एंड जो टेलुरियम है इसके लिए 125 रेज़ टू पावर आपका 1/3। एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कैलकुलेटर सर अलाउड है कि नहीं। बिल्कुल, आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है वहाँ पे लिखा गया है कि आपका कैलकुलेटर अलाउड है, बट सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में लीजिएगा अच्छे से। क्लियर, सो आज ही कैलकुलेटर को लाइएगा। क्लियर, नाउ 27 देखिए, रूट
क्यूब रूट यहाँ पे है, यानी कि 1/3 हमारा क्या होता है, क्यूब रूट। सो 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, यानी कि देयरफॉर 125 किसका क्यूब रूट होता है हमारे पास, सो इट इज़ बेसिकली 5। क्लियर, इट इज़ बेसिकली 5 हमारा, क्लियर, इट इज़ बेसिकली हमारा 5। सो 3 एंड 5। सो ऑप्शन इज यहाँ पे देखिए, ऑप्शन इज यहाँ पे देखिए 3 एंड 5, बट 3 एंड 5 हमारे पास नहीं है, इसने दिया है 6 एंड 10। क्या यहाँ पे हम 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 2 आर 6, 2 5 आर 10, सो 6/10। देखिए आपको कैसे घुमा सकता है एग्जामिनर, क्लियर। सो 6/10 आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन orbit described by principal atomic number n and for atomic number z is proportional to। so रेडियस की बात हो रही है, अच्छे से हमने देखा था जो बोर मॉडल है उसमें हमने रेडियस अच्छे से देखा, एनर्जी अच्छे से देखा, अलग अलग से हर एक लेवल को देखा था, क्लियर। सो अगर मैं रेडियस की बात करूं, जो हमारे पास nth निकल के आया था, अगर आपको याद होगा, दैट वाज 0.529 0.529 इंटू हमारे पास m²/z, एंड ये किस में हमारा आया था, एंगस्ट्रॉम्स में। सो आर जो हमारे पास है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू m²/z, सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू m²/z हमारा, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक डिस्क्रीट वैल्यू। सो बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन सी फिनोमेना डिस्क्रीट वैल्यू एक्वायर करती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। सो क्लियरली इसने बोला था एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। देन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉन्सिस्ट ऑफ, जो हमारे पास एटम होता है उसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, बोलिए, क्लियर। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में घूमते हैं। सो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कौन से ऑप्शन या स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बोलिए। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n², क्लियर। सो रेडियस अभी हमने देखा जो Rn हमारा होता है इट इज़, देखिए यहाँ पे हमने देखा Rn जो हमारे पास होता है, कहाँ गया, Rn जो हमारे पास होता है इट इज़ 0.529 m²/z, इनकी R जो हमारे पास है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n²। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। देन द टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n। सो एनर्जी की भी इक्वेशन आपको दिखाई थी, क्लियर, अगर आपको याद होगा, -13.6 अच्छा इंटू z² अपॉन में हमारे पास n², क्लियर। सो E जो बेसिकली होता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। सो n नहीं हमारा, सो ये बोल रहा है नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ अदर ऑप्शन को भी देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, बिल्कुल। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल। सो ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द एटॉमिक रिएक्टर इन एटॉमिक रिएक्टर, क्लियर। सो एटॉमिक रिएक्टर की बात हो रही है। कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, दिस इज बिकॉज कैडमियम। सो बोलिए कैडमियम का काम क्या होता है, अगर आपको याद होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। सो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है। सो हमने देखा था यहाँ पे हम फ्यूल को यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे। बोलिए फ्यूल किसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आपको याद होगा यूरेनियम को हम करते हैं, या फिर प्लूटोनियम हो गया हमारा, इसको हम यहाँ पे एज फ्यूल यूज़ करते हैं। देन मॉड्यूरेटर, बोलिए मॉड्यूरेटर किसको हम यूज़ करते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव्स है या फिर 1 या 2 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको याद होगा हैवी वाटर, क्लियर, हैवी वाटर आपका, क्लियर। देन आपका ग्रेफाइट हो गया, क्लियर, ग्रेफाइट हो गया, आपका पैराफिन हो गया, पैराफिन, क्लियर। देन आपका बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, क्लियर, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया आपका, या फिर आपका ड्यूटेरियम हो गया। ये सभी यहाँ पे क्या किए जाते हैं, एज मॉड्यूरेटर यूज। नेक्स्ट, अगर मैं कंट्रोल रॉड्स की बात करूँ, क्लियर, कंट्रोल रॉड्स में हमारे पास क्या किया जाता है, रॉड्स ऑफ
कैडमियम या फिर रॉड्स ऑफ बोरान यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं किनको अच्छे से मैंने बोला है, कैडमियम या फिर बोरान जो हमारे पास होते हैं ये किनको एब्जॉर्ब करते हैं, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इनको एज कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो फ्यूल यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम आपका मॉडरेटर, हैवी वाटर ग्रेफाइट हो गया, पैराफिन हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, इनको कंट्रोल रॉड्स कैडमियम एंड बोरान यहाँ पे। सो दिस इज़ बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है, बोलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास कैडमियम या फिर बोरान होता है ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, सम न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे हम एज कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं। एंड साथ ही में बोलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी रिएक्शन हमारे पास होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल्ड, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्लियर, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एंड ये किस आधार पे बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन आपका, क्लियर, न्यूक्लियर फिशन के आधार पे, क्लियर, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर, न्यूक्लियर फोर्सेस, अच्छा नंबर 32, नंबर 33, न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव ओनली, रिपल्सिव ओनली, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव सभी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी न्यूक्लियर फोर्सेस की भी। सो वहाँ पे हमने देखा था जो न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास होते हैं ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं या फिर ये रिपल्सिव हो सकते हैं, डिपेंड है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। अगर ये अबाउट 1 फर्मी, अगर अबाउट 1 फर्मी होगा देन दीज विल बी अट्रैक्टिव, अगर लेस देन 0.5 फर्मी तब ये रिपल्सिव होते हैं। सो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन दी सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, क्लियर। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेनड बाय एज्यूमिंग दैट लाइट हमारे पास, लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ कोटा, अच्छे से देखा था हमने। नेक्स्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V0 ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्लियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका किसके ऊपर हमारे पास डिपेंडेंट होता है, क्लियर। सो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपको याद होगा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आपकी। सो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आया था, क्लियर। सो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आया, अगर आपको याद होगा देखिए, लेट मी शो यू, इस प्रकार से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, क्लियर। सो हमने क्या किया था बेसिकली, यहाँ से दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू 1, दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू 2, दिस इज फ्रीक्वेंसी न्यू 3। जब हमने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाया था, यहाँ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 ये बड़ा था, V02 हो गया था, ये बड़ा था, V03 हो गया था। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा है वो इंक्रीज होता है, अच्छे से हमने देखा हुआ है। एंड सैचुरेशन करंट एंड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, क्लियर, इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, पहला ही ग्राफ हम ये पढ़ते हैं, दिस इज ये कौन सा ग्राफ हमारे पास होता है, फोटो करंट वर्स इंटेंसिटी, क्लियर, फोटो करंट वर्स इंटेंसिटी। देन सैचुरेशन करंट एंड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, क्लियर, सैचुरेशन करंट एंड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, सो कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ आता है, देखिए अगर आपको याद होगा, इस प्रकार से दिस इज इंटेंसिटी I1, दिस इज इंटेंसिटी I2, यहाँ से इंटेंसिटी I3। सो बेसिकली जो सैचुरेशन करंट हमारे पास होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी इंटेंसिटी। सभी चीज़ें हमने देखी हैं, दीज आर दी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन मेंटेन्स इट इज शाइनिंग बिकॉज ऑफ, सन जो अपनी शाइनिंग को मेंटेन करता है ये किसके कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू फ्यूजन, क्लियर। सो फ्यूजन, फिशन नहीं, यहाँ से हमारा फ्यूजन, क्लियर। सो फ्यूजन में आपको क्या याद रखना है, फ्यूजन में मैंने आपको एप्लीकेशंस बोली थी, एक आपका हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब, देन आपका जो सन होता है, जो सोलर एनर्जी आती है फ्रॉम सन, इट इज़ अगेन ड्यू टू किसके कारण, फ्यूजन के कारण, क्लियर। सो फिशन में मैंने आपको बोला न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया आपका या फिर एटम बम वगैरह, वो किसके आधार पे वर्क करते हैं, वो न्यूक्लियर फिशन के आधार पे वर्क करते हैं। बट एटम बम में याद रखिएगा वहाँ पे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, एंड जो हमारे पास रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, यही है डिफरेंस उनमें। एटॉमिक रिएक्टर इज बेस्ड ऑन, देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया, एटॉमिक रिएक्टर इज बेस्ड ऑन, सो एटॉमिक रिएक्टर विल बी बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्लियर। एटम बम का हो या फिर एटम बॉम्ब का हो, एटम बॉम्ब की अगर मैं बात करूं इट इज़ बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड
सो अगर एटॉम बॉम्ब को पूछता तब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता, बट दोनों चाहे एटॉमिक रिएक्टर हो या फिर आपका एटॉम बॉम्ब हो, दोनों किस आधार पे वर्क करते हैं, दोनों न्यूक्लियर फिशन के आधार पे वर्क करते हैं। सभी चीज़ें आपको याद होगी। सो एटॉम बॉम्ब एंड एटॉमिक रिएक्टर दोनों किसकी एप्लीकेशन है, एटॉमिक न्यूक्लियर फिशन की, बट जो एटॉमिक रिएक्टर होता है इट इज़ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड एटॉम बॉम्ब जो हमारे पास होता है इट इज़ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एंड यहाँ से हमने देखा जो हाइड्रोजन बॉम्ब एंड सन हमारे पास हैं, दीज आर बेस्ड ऑन आपका फ्यूजन। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू जीरो, क्लियर, टू जीरो is directly proportional to wavelength of incidental radiation, increase uniformly with wavelength of incidental radiation is directly proportional to frequency of incidental radiation, decrease uniformly। so stopping potential के बारे में बात हो रही है। so stopping potential अभी हमने देखा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी हमने ग्राफ भी देखा, क्लियर, अभी हमने यहाँ से ग्राफ भी देखा ये वाला, क्लियर। सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, नहीं, इंक्रीज यूनिफॉर्मली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्लियर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, अच्छे से हमने ये भी देखा था, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी पे इंटेंसिटी का इंपैक्ट, क्लियर, इंटेंसिटी का इंपैक्ट हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, क्लियर। सो अगर इंटेंसिटी की मैं बात करूँ, पहला हमने देखा था इंटेंसिटी का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता था, काइनेटिक एनर्जी जो होती थी वो सेम रह रही थी, खाली इंटेंसिटी का इफेक्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होते हैं एंड हमारे पास जो करंट होती है सैचुरेशन करंट वो बढ़ जाती है, बट काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर, न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो नेगेटिव निकल के आई थी एंड इसकी कोई भी फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरा हमने देखा था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, सो होगा क्या, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी आपका, क्लियर, फ्रीक्वेंसी आपका। सो ढूंढिए ऑप्शन यहाँ पे, वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, सो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, क्लियर, कौन सी है करेक्ट, फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी, बिल्कुल सही, फोटो करंट जो हमारे पास होता है इट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी, क्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विथ इंटेंसिटी, नो, फोटो करंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, नो, सो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल वी इज, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखिएगा अच्छे से, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका एक्सपेक्टेड है, क्लियर, न्यूमेरिकल आपका एक्सपेक्टेड है। सो हमने बेसिकली देखा था लैम्बडा हमारे पास होता है h/mv या फिर लैम्बडा हमारे पास होता है h/p, सभी इक्वेशंस को याद रखिएगा। देन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने इसको देखा था, लैम्बडा हमारे पास होता है h/√2m k, अगर आपको याद होगा। देन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी हमने देखा था जो लैम्बडा हमारे पास होता है, क्लियर, अगर आपको याद होगा लैम्बडा हमारे पास होता है h/√2m⁴v, या फिर अगर मैं इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूं सो ये हमारे पास बना था 2mev, क्लियर, 2mev। फिर इसमें हमने वैल्यूज़ डाले थे h के, m के, e के, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे डाले थे एंड ये निकल के आया था, अगर आपको याद होगा 12.3 अपॉन में √v, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, क्लियर, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये आया था एंगस्ट्रॉम में। फिर नैनोमीटर की अगर मैं बात करूं ये निकल के आया था 1.23 √v नैनोमीटर, क्लियर। सो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इतनी इक्वेशंस निकल के आई थी। देन साथ ही में हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। सो जो लैम्बडा निकल के आया था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दैट वाज h/√3m⁴T, अगर आपको याद होगा, क्लियर, अगर आपको याद होगा, ये सभी इक्वेशंस हमने देखी हुई हैं एंड दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट, क्लियर, सभी इक्वेशंस क्या हैं, सभी इक्वेशंस आपकी इंपॉर्टेंट हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है दी डी ब्रॉगली लैम्बडा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल वी, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है एंड आपको नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में भी इक्वेशंस दी हैं, क्लियर। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो आपके पास है 1.227 √v नैनोमीटर, क्लियर। सो ये आपको किस में दिया गया है, नैनोमीटर में, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन सी पे देखिए नहीं,
ऑप्शन बी देखिए नहीं, ऑप्शन डी देखिए नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा अगर आप एंगस्ट्रॉम्स में जाओगे तब 12.3 ऊपर आएगा, जब आप नैनोमीटर्स में जाओगे तब 1.23 आएगा, या फिर आप इसको 1.227 भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर ए न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज मैस नंबर। कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है मैस नंबर के ऊपर न्यूक्लियस की, बताइए। सो इट इज़ बेसिकली डेंसिटी हमारी, क्योंकि हमने देखा था जो डेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास थी दैट वाज 3m/4πr0³ डायरेक्टली मैंने आपको बोला था। एंड जो डेंसिटी हमारे पास है बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, एक तो हो गया आपका मैस नंबर, क्लियर, मैस नंबर यानी कि इंडिपेंडेंट होती है इनके ऊपर, इंडिपेंडेंट मैस नंबर के ऊपर। दूसरा आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस, इनके ऊपर ये क्या होती है यानी कि आर एंड जो आपका मैस नंबर है ए। सो ये आपको कहीं पे भी इस इक्वेशन में नहीं दिख रहे हैं। द एलिमेंट विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो कौन सा होता है, हर एक को याद होना चाहिए, आयरन। एंड अच्छे से मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व दिखाई थी अगर आपको याद होगा। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन thermal equilibrium with heavy water at a temperature T and mass m is, so in terms of temperature आपको पूछ रहा है। so हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h√3m/kT, so h√3m/kT, so ये होगी ये वाली इक्वेशन। एंड बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा मैक्सिमम किसके लिए होती है, आयरन के लिए होती है हमारे पास, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट 45th, photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum value, किसका होना चाहिए, certain minimum value of frequency, यानी कि जब हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी होगी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ओकर्स, क्लियर, अगर फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो इस केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ओकर्स, क्लियर, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ओकर्स। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती थी वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती थी, अगर आपको याद होगा। सो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, बोलिए वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, बोलिए प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, इट इज 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड इज द यूनिट। सो अगर आपको यूनिट भी याद होता आप यहाँ से यूनिट से भी इसका काम चला लेते, जूल सेकंड 6.63 × 10⁻34। Next, if the particles are moving with same velocity, then which has maximum de Broglie wavelength, and इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, यहाँ से इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन। सो देखिए, अगर वेलोसिटी हमारी सेम है, इन पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी सेम है, देन विच हैज़ मैक्सिमम de Broglie wavelength, आपको बोलना है कि लैम्डा किस में मैक्स हमारे पास है। सो प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, बीटा पार्टिकल। एंड मैंने आपको बोला था अच्छे से, क्लियर, अगर आपको याद होगा, अगर हमारे पास प्रोटॉन होता है, देन अगर हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, देन अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता है, देन अगर हमारे पास बीटा पार्टिकल होता है, अगर आपको याद होगा। सो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम मैस लेते हैं m, एंड न्यूट्रॉन में अप्रॉक्सीमेटली m ही लेते हैं, बट अल्फ़ा पार्टिकल में मैस काफ़ी ज़्यादा होता है, कितना 4m। एंड बीटा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, जो मैस होता है वो काफ़ी कम होता है। सो देखिए इक्वेशन हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, अगर v आपका कांस्टेंट, h ऑलरेडी आपका कांस्टेंट, सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम de Broglie वेवलेंथ। सो लैम्डा हमारे पास कब मैक्सिमम होगा, जब हमारे पास मैस जो होगा वो मिनिमम होगा। सो इस केस में कम मैस किसका है, बीटा पार्टिकल का। सो बीटा पार्टिकल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कौन सी फिनोमेना यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, इट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करूँ, पोलराइजेशन की बात करूँ, डिफ्रैक्शन की बात करूँ, ये क्या शो करते हैं, वेव नेचर को। क्लियर, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास होता है ये किसको शो करता है, पार्टिकल नेचर को। सो याद रखिएगा, पी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी से पार्टिकल नेचर।
नेक्स्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इज लार्जली कंसर्न्ड विथ। सो जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनको लार्जली हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? दियर एबिलिटी टू कंडक्ट करंट, ये भी है, बट दिस इज नॉट मच ग्रेटर डिफरेंस। टाइप ऑफ क्रिस्टल, नो। क्लियर। बाइंडिंग एनर्जी, नो। और रिलेटिव विड्थ ऑफ दियर एनर्जी गैप, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हो वहाँ पे आप एनर्जी गैप से इनको क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो। अगर आपको याद होगा, कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ, जो कंडक्टर हमारे पास होता है, इसमें जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है। क्लियर। सो ऊपर कंडक्शन बैंड रहेगा, नीचे वैलेंस बैंड। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों यहाँ पे ओवरलैप्ड होते हैं एंड कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। किसमें? कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ। देन अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, अगर आपको याद होगा, क्लियर, इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपको एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। कितनी होती थी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहाँ से जो वैलेंस बैंड होता था वो कम्प्लीटली फिल्ड होता था एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता था यहाँ पे। क्लियर, या फिर एम्प्टी होता था। क्लियर, जो भी आप बोलो। सो देन अगर मैं यहाँ पे एनर्जी गैप की बात करूँ, सो यहाँ पे एनर्जी जो गैप जो होती थी किसमें? सेमीकंडक्टर में, दैट वाज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अगेन वैलेंस बैंड क्या होता था? फील्ड होता था एंड जो कंडक्शन बैंड था वो था एम्प्टी। क्लियर। सो बेसिकली ऑन द बेस ऑफ एनर्जी गैप हम इनको क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट, इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड इज इंक्रीज्ड द लेंथ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल। सो अगर आप क्या करोगे? फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, सो लेंथ ऑफ डिप्लेशन लेयर में क्या होगा? अगर आपको याद होगा, एक हमने देखा था फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा हमने देखा था रिवर्स बायसिंग। क्लियर, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। बोलिए फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था? क्लियर, फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली क्या हो रहा था? फॉरवर्ड बायसिंग में आप जो पॉजिटिव टर्मिनल था ये किससे कनेक्टेड था? ये पी साइड से कनेक्टेड था। पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड था। अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड था फॉरवर्ड बायसिंग में? एन साइड के साथ, यानी कि लोअर पोटेंशियल। इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा रिवर्स बायसिंग में। इसमें पॉजिटिव किसके साथ होगा? एन के साथ। नेगेटिव किसमें होगा? पी के साथ कनेक्टेड होगा। देन अगर हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ अलग से हमने देखी थी फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था? जो पोटेंशियल बैरियर, मैं लिखूंगा इन शॉर्ट पीबी, ये क्या हो रहा था? डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। क्लियर, यहाँ से क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर जो होगा रिवर्स बायसिंग में वो इंक्रीज होगा। अच्छा बोलिए, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था? बेसिकली यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे कैन फ्लो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन फ्लो, यहाँ पे फ्लो कर सकते थे। क्लियर, यहाँ पे फ्लो कर सकते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते थे। क्लियर। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम जंक्शन एंड कैन नॉट फ्लो। अगर आपको याद होगा, कैन नॉट फ्लो इस कंडीशन में। देन थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, क्लियर, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी, यहाँ से क्या होगी? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। क्लियर, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी। अच्छा, डिप्लेशन लेयर, विड्थ, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर में क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रहा था। यहाँ से विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर हमारे पास क्या हो रही थी? वो इंक्रीज हो रही थी, अगर आपको याद होगा। एंड करंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे करंट फ्लो करती थी, करंट इज इन, एंड किस में होती थी? मिली एम्पियर्स में। एंड यहाँ से जो करंट थी, नो करंट विल फ्लो, एंड जनरली जो करंट यहाँ पे होती है दैट इज इन दी फॉर्म ऑफ माइक्रो एम्पियर। क्लियर। सो अगर यहाँ पे नो करंट फ्लो होगी किसमें? जो हमारे पास ये था, क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। देयरफॉर रिवर्स बायसिंग में ये एक्ट करता था एज इंसुलेटर। अगर आपको याद होगा, सभी चीज़ें हमने देखी हैं एंड होप आपका अच्छे से रिवीजन भी हो रहा होगा। क्लियर। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड यहाँ से आपका क्या? यहाँ से आपका रिवर्स बायसिंग। क्लियर। सो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन फॉरवर्ड वोल्टेज, सो फॉरवर्ड बायसिंग की बात हो रही है। इन अ डायोड इज इंक्रीज्ड द लेंथ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल। सो डिप्लेशन लेयर के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सो डिप्लेशन लेयर क्या होगी हमारे पास? डिप्लेशन लेयर हमारे पास डिक्रीज होगी। क्लियर। सो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर जो हमारे पास होती थी वो डिक्रीज होती थी। क्लियर, डिप्लेशन लेयर। सो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज। अच्छा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन फ्लो, रेजिस्टेंस डिक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, करंट विल फ्लो एंड इज द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। एंड इसमें बिल्कुल अपोजिट।
नेक्स्ट, पी एन जंक्शन डायोड वर्क्स एज इंसुलेटर इफ कनेक्टेड। सो देखिए यहाँ पे हमने देखा पी एन जंक्शन डायोड ये किसका काम करेगा, इंसुलेटर का, इफ कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में नो करंट विल फ्लो एंड करंट जो होती है इट इज जनरली ऑफ द फॉर्मा ऑफ माइक्रो एम्पियर। सो रिवर्स बायसिंग, क्लियर, रिवर्स बायसिंग आपका यहाँ पे करेक्टर रहेगा। नेक्स्ट, इफिशिएंसी ऑफ डैश हाफ वेव रेक्टिफायर इज मोर देन। सो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें हम, सो पहले हमारे पास होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा हमारे पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर, अच्छा बोलिए, हाफ वेव में क्या हमारे पास क्या होता है, हाफ वेव में हमारे पास एक डायोड होता है, फुल वेव में हमारे पास क्या होते हैं, दो डायोड्स होते हैं। क्लियर, दो डायोड्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, हाफ वेव की इफ़िशेंसी कितनी होती थी, 40.6%, इसकी डबल होगी यानी कि कितना, 81.2%। क्लियर, 81.2%। अच्छा, यहाँ पे जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती थी दैट वाज वी आई, यहाँ पे जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती थी दैट वाज ट्वाइस जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। क्लियर, इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी। एंड देन अगर हमारे पास लेट ये एक फुल वेव या फिर दो वेव्स यहाँ पे मैंने ली थी। क्लियर, दो वेव्स यहाँ पे मैंने ली थी। अगर आप इनको देखते थे किस में, अगर आप इनको हाफ वेव रेक्टिफायर में देखते थे। क्लियर, सो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे दिखता था। क्लियर, कुछ ऐसे यहाँ पे आपको दिखता था। क्लियर, सो इतना यहाँ पे एम्प्टी रहता था। क्लियर, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें, क्लियर, दो वेव्स फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली। क्लियर, क्योंकि इसमें जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ बेसिकली ट्वाइस वी आई। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ दिखेगा। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ग्राफ भी। सो दिस इज़ बेसिकली आपका ये इनपुट वोल्टेज, दिस इज़ वी आई, या फिर दिस इज़ वी आई आपका, ये आपका आउटपुट वोल्टेज मिलता था। क्लियर, ये आपका आउटपुट वोल्टेज मिलता था। दिस इज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर, सो एफिशिएंसी बोलिए फुल वेव रेक्टिफायर की क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर, सो फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मड। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास कब फॉर्म होता है बोलिए। सो बेसिकली अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, पहले हमारे पास जो बेसिक सेमीकंडक्टर होता है या फिर प्योर सेमीकंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, यानी कि ये आपका प्योर फॉर्म में हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, आपका जर्मीनियम हो गया। क्लियर, अच्छा इसमें जो प्योर सेमीकंडक्टर होता था इंट्रिंसिक, या फिर जब भी सेमीकंडक्टर की बात करें वो आएगा इंट्रिंसिक। सो अल्फ़ा हमारे पास नेगेटिव होता था। क्लियर, देखा था हमने। क्लियर, अल्फ़ा हमारे पास नेगेटिव होता था, या फिर रो वर्सेस टी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे दे वायर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हमारे पास। एंड जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देन इंट्रिंसिक के बाद हमने देखा था एक्सट्रिंसिक। क्लियर, इंट्रिंसिक के बाद हमने देखा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में हमने क्या क्या देखा था, एक्सट्रिंसिक कैसे ऑब्टेन होता था। एक्सट्रिंसिक हमारे पास डोपिंग करके ऑब्टेन होता था, यानी कि इम्प्योरिटीज़, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज़ हम डालते थे। अब जो इम्प्योरिटीज़ आपके पास होंगी, इम्प्योरिटीज़ आपके पास दो टाइप की हो सकती हैं, या तो आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ का यूज़ करोगे, या तो आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ का यूज़ करोगे। अगर आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ का यूज़ करते हो सो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर आपका बनेगा वो बनेगा पी टाइप। अगर आप पेंटावैलेंट का यूज़ करोगे सेमीकंडक्टर आपका क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर आपका एन टाइप का बनेगा। होप आपको सब चीज़ें याद होंगी। क्लियर, सो ऐसे ही रिवाइज करना होता है शॉर्ट नोट्स में। क्लियर, शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे ही होने चाहिए, आपको दादा दादा दा याद नहीं करना है, आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स में याद करना है। क्लियर, सो एक्सटेंसिंग में डोपिंग, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज आप ऐड करते हो। सो या तो आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करोगे या तो पेंटावैलेंट। अगर ट्राईवैलेंट यूज़ करोगे सेमीकंडक्टर बनेगा पी टाइप, अगर पेंटावैलेंट यूज़ करोगे सेमीकंडक्टर बनेगा आपका एन टाइप। अब पी टाइप में आप क्या इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो, बोरान को, अल्मोनियम को, गैलियम को ऐड कर सकते हो। एन टाइप में आप किसको ऐड कर सकते हो, फास्फोरस, आपका आर्सेनिक, आपका एंटीमनी, आपका बिस्मथ, इनको यूज़ कर सकते हो। बोलिए फर्दर प्रॉपर्टीज़ पी टाइप एंड एन टाइप की। क्लियर, बोलिए फर्दर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे पी टाइप की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, देयरफॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, माइनॉरिटी होंगे देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, यहाँ से क्या होगा, पहला पॉइंट यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन टाइप में दैट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स,
देयरफॉर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल्स, क्लियर, माइनॉर होल्स। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, क्लियर। अच्छा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो हमारे पास होती थी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, उनको हम बेसिकली क्या बोलते थे, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को। अच्छा, जो हमारे पास पेंटावैलेंट यहाँ पे है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, उनको हम क्या बोलते थे, डोनर एटम, क्लियर, डोनर एटम। अच्छा, फोर्थ पॉइंट या फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ से आप लिख सकते हो इजीली, जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल शिफ्ट किधर हो रही थी, फर्मी लेवल शिफ्ट टूवर्ड्स वैलेंस बैंड, अगर आपको याद होगा। एंड जो एन टाइप हमारे पास होते थे, जो फर्मी लेवल होती थी, शिफ्ट्स टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो रही थी। ऐसे हमारे पास होता था क्या, कंडक्शन बैंड, एंड यहाँ पे ऐसे हमारे पास होता था वैलेंस बैंड। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, यहाँ से आपका वैलेंस बैंड हो गया। अगर आपको याद होगा, ये आपकी फर्मी लेवल होती थी, क्लियर, ये आपकी फर्मी लेवल होती थी। एंड ये जो गैप हमारे पास होती थी, इसको हम ई ए नाम देते थे, यानी कि एक्सेप्टर लेवल, अगर आपको याद होगा। सो एक्सेप्टर लेवल, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक्सेप्टर लेवल आपको किस में दिखेगा, एक्सेप्टर लेवल आपको पी टाइप में दिखेगा। एन टाइप की अगर मैं बात करूँ, फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड, सो ऐसे फर्मी लेवल शिफ्ट होगी। ये जो बड़ा आपका दिख रहा है दोनों में, दिस इज एनर्जी गैप, दोनों में ये एनर्जी गैप। अच्छा, इसमें ये जो छोटी गैप होगी, ये क्या होगी, दिस विल बी ई डी, क्लियर, यानी कि डोनर लेवल। इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज डोनर लेवल। सो आपका रिवीजन हुआ होगा अच्छे से, आई होप सो, क्लियर। सो ये हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। सो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मैंने आपको दिखाया, डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी करते हैं, या ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट अगर करेंगे पी टाइप, पेंटावैलेंट करेंगे एन टाइप। पी टाइप में क्या क्या, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, वहाँ पे फास्फोरस, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, बिस्मथ, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। ये आपको डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पॉइंट्स यहाँ पे, क्लियर। होप आपको ये चीज़ें याद होंगी एंड आपका रिवीजन बढ़िया हो रहा होगा। सो कौन सा क्वेश्चन हमारे पास था, एन टाइप इज सेमीकंडक्टर इज फॉर्मड कब, एन टाइप कब हमारा बनेगा। देखिए एन टाइप कब हमारा बनेगा, जब हम किसको यूज़ करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को। सो जब हम डायरेक्ट जाएंगे विद जर्मेनियम क्रिस्टल आर डोप्ड विद इम्प्योरिटीज कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेंटावैलेंट। देन व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, बोलिए आर्सेनिक, देखिए बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। सो आर्सेनिक हमारे पास है, बोलिए कौन सा, किस टाइप का बनेगा हमारा। सो आर्सेनिक अगर कर रहे हैं हम, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, रिजल्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मैन फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल इज, फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है। सो मैंने आपको बोला था रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टुवाइस वी आई होगी हमारे पास। सो दिस विल बी टुवाइस 50 यहाँ पे। सो आंसर आपका 100 हर्ट्ज यहाँ पे रहेगा, अगर ये है फुल वेव। अगर हाफ वेव होता तब 50 ही जवाब रहता है यहाँ पे, तब हमारा आंसर 50 ही रहता। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेवल फॉर्मड ड्यू टू इम्प्योरिटी एटम इन पी टाइप इन दी फॉरबिडन गैप। सो पी टाइप की बात हो रही है। सो यहाँ पे देखिए पी टाइप देखिए, ये इसके बारे में बात कर रहा है, एक्सेप्टर लेवल के बारे में। पी टाइप में इसमें क्या होगी, डोनर लेवल यहाँ पे। सो देखिए, सो इट इज सिंपली एक्सेप्टर लेवल। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेवल फॉर्मड ड्यू टू इम्प्योरिटी एटम इन पी टाइप। सो कौन सी होती है, एक्सेप्टर। अगर एन बोलता है तब डोनर लेवल। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर देखा था हमने, इट क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर इम्पैक्ट। अल्फा हमारे पास प्योर जब सेमीकंडक्टर ना मेंशन करे तो आप खुद मानना ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, फिर प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अल्फा हमारे पास होता है नेगेटिव मतलब इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसे हमने देखा था ग्राफ, क्लियर। यहाँ से रो, यहाँ से टी। देन द पोटेंशियल ऑफ डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू, पोटेंशियल ऑफ डिप्लेशन लेयर अच्छे से देखा था हमने। डिप्लेशन लेयर का पोटेंशियल जो क्रिएट होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है, आयॉन्स के कारण होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एन टाइप में, एंड जो हमारे पास नेगेटिव आयन्स होते हैं वो पी साइड या फिर पी टाइप में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या सेटअप हो जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। सो आयॉन्स यहाँ पे इन ब्रेक डाउन रीजन एज जीनर डायोड बिहेव्स एज। सो जीनर डायोड जो हमारे पास होता है, जीनर डायोड
जीनर डायोड की अगर मैं बात करूं, अच्छा पहला ऑब्जेक्टिव ये किसके अंडर ऑपरेट करता है, रिवर्स बायसिंग के अंडर ऑपरेट करता है, एंड किस में, ब्रेक डाउन रीजन में। बेसिकली ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिवाइसेस को, क्लियर। एंड इसको हम, जो जीनर डायोड है, इसको हम एज वोल्टेज रेगुलेटर या फिर स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर वोल्टेज रेगुलेटर। सो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट, Ne and NH represent the number of free electrons and holes respectively in a semiconductor. Then for N type, देखिए N type की बात कर रहा है, N type में हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ऑप्शन बी यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। An intrinsic semiconductor at 0 Kelvin temperature behaves as, so intrinsic semiconductor at 0 Kelvin देखा था हमने चैप्टर नंबर 2 में ही, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। सो ये बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर, क्लियर, 0 Kelvin पे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली 0 होंगे। या फिर आपको ऐसे बोलेगा एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट, ऐसे भी क्वेश्चन देगा आपको, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप बोलिए सिलिकॉन, या फिर आपको देगा जर्मेनियम एक्टर्स एज, सो चाहे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बात करें, ये भी हमारे पास है सेमीकंडक्टर, दे एक्ट एज इंसुलेटर एट 0 Kelvin, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस इट इज बैरियर पोटेंशियल। सो फॉरवर्ड बायसिंग अभी हमने देखा था, क्लियर। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैरियर पोटेंशियल था वो डिक्रीज हो रहा था, बट मोर करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, सो करंट ज़्यादा आ रही थी, क्लियर, क्योंकि करंट हमारे पास यहाँ पे ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर थी, क्लियर। सो करंट यहाँ पे आ रही थी, बट जो पोटेंशियल बैरियर था वो डिक्रीज हो रहा था, रेजिस्टेंस यहाँ पे जंक्शन की डिक्रीज हो रही थी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो रही थी। The PN junction which generates an EMF when solar radiation fall on it. So किसकी बात हो रही है, सोलर सेल की बात हो रही है हमारे पास, क्लियर। सोलर सेल में हमने देखा था प्रिंसिपल, इट इज़ बेसिकली फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता था इसमें। एंड इसमें IV कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा अच्छे से, एक साइड में I दूसरी साइड से V, एंड IV कैरेक्टरिस्टिक जो इसका था वो किस में लाई कर रहा था, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड, दिस थर्ड, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। सो इस प्रकार से हमने उसका ग्राफ भी देखा था। नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग, बोलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे आप ऑब्टेन करोगे, बाय डोपिंग, बोलिए पी टाइप की बात हो रही है, जब आप जर्मीनियम हो गया या फिर सिलिकॉन हो गया आप इसको डूब करोगे, या फिर बोरान से, अल्मोनियम से, या फिर गैलियम से। सो अल्मोनियम इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो है यहाँ पे दे आर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, एंड ये जो है दीज आर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट देखिए ग्राफ किसका दिख रहा है आपको, सोलर सेल का। दी गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल वायर दी पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स ओपन सर्किट, बिल्कुल पॉइंट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन सर्किट को, एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट। सब चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, पॉइंट बी किसको रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट सर्किट को। बेसिकली सोलर सेल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बैरियर पोटेंशियल, बोलिए बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्लियर, डज नॉट डिपेंड अपॉन। सो ये तो हमने ये देखा, दिस इज, याद रखिएगा, दिस इज ओपन सर्किट एंड दिस इज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, क्लियर। नाउ देखिए बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट, वेट ए सेकंड, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन। सो बैरियर पोटेंशियल जो हमारे पास होता है पीएन जंक्शन का, अगर आपको याद होगा पीएन जंक्शन में हमारे पास बेसिकली क्या होता था, ये हमारे पास कुछ ऐसे होता था जंक्शन, क्लियर, ये हमारे पास कुछ ऐसे जंक्शन होता था अगर आपको याद होगा, क्लियर, अगर आपको याद होगा, यहाँ से नेगेटिव आयॉन्स, यहाँ से पॉजिटिव आयॉन्स, एंड ये बेसिकली हमारे पास क्या था, दिस वाज पी साइड, एंड ये हमारे पास था एन साइड, क्लियर, एन साइड। एंड होता क्या था, जो एन साइड हमारे पास था इट वाज कनेक्टेड टू, मतलब ये एज ए पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा था, एंड ये नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा था, क्लियर। एंड बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल हमारे पास थी वो थी पी साइड टू एन साइड, क्लियर। ये हमारे पास थी डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर। डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर जो थी हमारे पास इट वाज एन साइड टू पी साइड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव
नेगेटिव यानी कि n/p साइड। ये थी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। क्लियर। सो बेसिकली बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन हमने देखा था टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, फॉरवर्ड बायसिंग या फिर टाइप ऑफ बायसिंग पे भी डिपेंडेंट है, डोपिंग डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। सो डायोड डिजाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है बैरियर पोटेंशियल हमारा। नेक्स्ट इन पीएन जंक्शन हाई, अच्छा देखिए यही क्वेश्चन आ गया जो मैं यहाँ पे बोल रहा था। इन पीएन जंक्शन हाई पोटेंशियल एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड इन ए पीएन जंक्शन। इसको लिखना था, चलिए इसमें स्टेटमेंट अलग फॉर्म में दी है। इन ए पीएन जंक्शन हाई पोटेंशियल एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड। देखिए 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 यहाँ से ये है एन साइड हमारा एंड ये है पी साइड हमारा। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव। सो एन यहाँ पे पॉजिटिव का काम, पी यहाँ पे नेगेटिव का काम एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर हमारे पास है, पोटेंशियल बैरियर पीवी में लिखूंगा। क्लियर। इज फ्रॉम, अच्छे से याद रखना, इज फ्रॉम एन टू पी साइड या फिर एन साइड टू पी साइड। क्लियर। एन साइड टू पी साइड। एंड हमेशा याद रखिएगा जो हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल किस साइड में होता है, एन साइड में, एंड लो पोटेंशियल किस साइड में हमारे पास होता है, पी साइड में। सो हाई पोटेंशियल ऑन एन साइड या फिर एट साइड, एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड आपका। क्लियर। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर। होप आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ए पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज, पीएन जंक्शन डायोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जीनर डायोड की अगर मैं बात करूँ उसको हमने एज वोल्टेज रेगुलेटर या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ किया था। अच्छा पीएन जंक्शन डायोड की अगर मैं बात करूं, पीएन जंक्शन डायोड को एज रेक्टिफायर आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अच्छा ट्रांजिस्टर आपके एग्जाम में डिलीटेड है। ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं इसको एज एम्पलीफायर हम यूज़ कर सकते थे। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। क्लियर। ये भी आप याद रख सकते हो। जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। सो पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है, सो इट एक्ट्स एज रेक्टिफायर यहाँ पे। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन हियर, द न्यूक्लिय C13 6 एंड N14 7 आर। क्लियर। सो बेसिकली जब आप यहाँ से देखोगे, अगर आप यहाँ से प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, एन में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगेन यहाँ पे कितने हैं, 7। देखिए दिस इज 7। सो अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालोगे सो होगा क्या, 13 - 6, 13 - 6 आपका कितना निकल के आएगा, 7। एंड यहाँ से 14, एन कितना निकल के आएगा, 14 - 7, 14 - 7 इज 7। सो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या है, सेम है, देयरफॉर इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन यानी कि इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर सेम। क्लियर। सो न्यूट्रॉन्स हमारे पास सेम होते हैं। सो आइसोटोन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। आइसोटोन। अच्छा बोलिए आइसोबार में क्या होता है, ये तो आपने आइसोटोन सीखा। क्लियर। ये तो आइसोटोन आपने सीखा यहाँ पे। क्लियर। सो बेसिकली बस आपको ये डिफरेंस चेक करनी है। क्लियर। अगर डिफरेंस सेम आई यानी कि 13 - 6 7, अच्छा 14 - 7 कितना, 7। सो ये आइसोटोन्स हमारे पास हैं। बोलिए आइसोबार, पढ़ा होगा आपने, आइसोबार बोलिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोबार क्या होते हैं ये भी याद रखिएगा, एटम्स ऑफ सेम, एटम्स ऑफ, अच्छा आइसोबार की अगर मैं बात करूँ, आइसोबार हमारे पास होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट। इनमें क्या होता है, इनमें हमारे पास जो मैस नंबर होता है, मैस नंबर आइसोबार इसमें मैस नंबर सेम होता है, बट जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 6 या फिर नाइट्रोजन 14 7 की अगर मैं बात करूं। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या है, दीज आर दी आइसोबार्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, आइसोबार्स, यानी कि मैस नंबर क्या होता है, सेम। सो मैस नंबर आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है, बट एटॉमिक नंबर इनका क्या है, एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट है। अच्छा एक और फॉर्म में आप बोल सकते हो यहाँ पे, इनमें बेसिकली क्या है, इनमें हमारे पास जो आइसोबार्स हैं इनमें आप यहाँ पे बोल सकते हो जो प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर डिफरेंट। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रोटॉन्स कैलकुलेट करोगे, एक में 6 है दूसरे में 7 है, एंड अगर आप डिफरेंस निकालोगे न्यूट्रॉन्स यानी कि 14 और 6 कितना निकल के आएगा, एक में 8, 14 और 7 दूसरे में 7। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। आइसोबार्स, सो आइसोबार्स हमारे पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी याद रखिएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मैस नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आइसोटोप की,
आइसोटोप, आइसोटोप हमारे पास क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जिनमें जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ, एटॉमिक नंबर आपको सेम मिलेगा बट मैस नंबर आपको क्या मिलेगा? मैस नंबर आपको डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हम बोलते हैं 1H1, हम बोलते हैं 1H2। सो देखिए आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का दैट इज़ 1, बट इन इसके आइसोटोप्स क्लियर, पहला है प्रोटियम, दूसरा हमारे पास ड्यूटेरियम। सो आइसोटोप्स में जो आपको मैस नंबर है वो डिफरेंट दिखेगा, क्लियर, मैस नंबर आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर। सो ये था टोटल आपका 12th वाला पोर्शन। 2 सेशंस मैंने लिए हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। होप आपने दोनों सेशन अटेंड किए होंगे एंड आपका जो स्कोर है वो अच्छा आएगा एग्ज़ाम में। एंड अगर अच्छा भी नहीं आया, कोशिश आप करिए कि 70 में 60 के अबोव स्कोर करने की। बट अगर नहीं हुआ किसी भी रीज़न के कारण, आप वहाँ पे भूल गए, कुछ आपको प्रेशर था या फिर घर में कोई प्रॉब्लम थी या फिर हेल्थ इश्यूज थे, कुछ भी, बिलीव मी आपका एग्ज़ाम जो है ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आगे जाकर लाइफ में क्या करते हो। बस इतना दीजिए, हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा। एंड जो ये एज होती है आपकी 11th 12th देन आपका एंट्रेंस हो गया, यही पढ़ने की एज होती है। इसमें आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपकी आने वाली लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होती जाएगी, जितना आप एफर्ट्स अभी से देते जाओगे। एंड बिलीव मी, अगर आप अभी से अच्छे एफर्ट्स दे रहे हो, आपकी लाइफ आगे जाकर, चाहे अगर आपको अभी से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं बट आगे जाकर कहीं ना कहीं लाइफ में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। एंड हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्लियर। एंड इस सेशन को बनाने में एटलीस्ट पूरी रात लगी। एंड आप ये मानिए कि पूरी रात से मैं सोया नहीं हूँ अभी तक, 5 से 6 घंटे लगे हैं इसको। सो अभी के टाइम मॉर्निंग में मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी, होप आपका स्कोर अच्छा जाएगा। थैंक यू ऑल।